नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय यूनिवर्सिटी की ओर से आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ साहित्यिक अनुसंधान में सामाजिक प्रवृत्ति का उपयोग, जिस पर हमने ऑलरेडी दो कक्षाओं में मैं आपको इसको विस्तार से बता चुकी हूँ कि क्या क्या पद्धतियों का हमें उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हम समाजशास्त्री अध्ययन हम करते हैं। तो इस पर मैंने कल बताया था कि इसके नियम क्या क्या है। तो रूपगत है, रूपगत और विषयगत मैं आपको विस्तार से कल समझा चुकी थी कि रूपगत में तीन प्रकार को हमें करना पड़ता है। तीन प्रकार से हम रूपगत को हम देखते हैं, तथ्यान्वेषण हो गया, आलोचनात्मक व्याख्या हो गई और समग्र शोध। तो ये तीन प्रकार की प्रणाली से हम रूपगत को, विषय हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, विषय का चयन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में बताई थी। बहुत सारे राइटर कवियों और उनकी परिभाषाएं बताई थी। तो वो आज का टॉपिक है हमारा पद्धतिगत, कि पद्धतियाँ किन किन प्रकार की होती है, कि किन किन प्रकार की पद्धतियों का हम प्रयोग करते हैं अपने समाजशास्त्री अध्ययन में करके। तो हमें इसमें बहुत सारी पद्धतियों का अध्ययन पड़ता है कि किसी भी विषय पर लागू किया जा सकता है। साहित्य पर किए जाने वाले शोध कार्य के लिए हमें किन्हीं विशिष्ट पद्धतियों के आविष्कार की आवश्यकता नहीं होती। अंतर केवल होता है कि इसमें अनुसंधेय विषय वस्तु का होता है, जिस पर हम अपनी अपनी पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी पद्धति हैं, जैसे पहला पॉइंट आ गया कि ऐतिहासिक पद्धति क्या है। फिर दूसरा आता है कि वर्णात्मक आ गया, विवरणात्मक। फिर आता है कि वर्णात्मक। ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका हम प्रयोग करके हम अपना समाजशास्त्री अध्ययन हम पूरा करते हैं। तो यह फिर हमारी बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया कि ये तीन पद्धतियां हैं। इस पर और भी है बहुत सारी पद्धति। प्रयोगात्मक हो गया, प्रयोगात्मक पद्धति। और पांचवा जैसे कि हम देख लेते हैं कि सर्वेक्षण पद्धति करके। तो ये 5 प्रकार की पद्धतियों का हम प्रयोग अपने समाजशास्त्री अध्ययन में या उनके शोध में हम करते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी ऐसी पद्धतियों का हम प्रयोग अपने साहित्यिक शोध बनाने के लिए करते हैं। ऐतिहासिक एवं हो जाता है विकासात्मक पद्धति का प्रयोग भी हम साहित्य में किसी न किसी सिद्धांत, प्रवृत्ति या किसी युग की विशेष आदि के अध्ययन के प्रयोग के लिए हम करते हैं। फिर इसमें व्याख्यात्मक प्रवृत्ति का भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, कि जिसमें साहित्य के वैचारिक पक्ष का विमर्श में वैशिष्ट्यपूर्ण इसमें रहता है। फिर साहित्यिक भाषा हो गई, वैज्ञानिक भाषा हो गई, या वैचारिक पक्ष पर विचार विमर्श करते हैं। तो उसके अध्ययन में हम देखते हैं कि क्या क्या विकास क्रम हुए हैं। तो तथ्यपरक भी हो सकता है, ये साहित्यिक कृति में प्रयुक्त भाषा हो गई, या उसकी किस प्रकार से शैलीगत संरचना है। तो ये विभिन्न प्रकार के हम इस प्रकार से पद्धतियों को हम सहारा लेना पड़ता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान मैंने बताया था कि विस्तार से, कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो इतिहास में हो चुके रहते हैं उनको हम लेते हैं। तो उसका पूर्व अनुमान करना या पुनरावृत्ति करना, उस साहित्यों को हम फिर से नया रूप देते हैं। फिर विवरणात्मक होता है कि जो भी घटना हम स्वयं देखते हैं, वो हमारी आंखों देखे समक्ष जो हो रहती है घटना, उसका हम यहाँ पर वर्णन, जैसे कोई भी हम शोध देख रहे हैं या कहीं फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम वो आंखों देखी घटना को वहाँ पर अपना प्रत्यक्ष रूप से हम वहाँ पर लिखते हैं, वो अप्रत्यक्ष नहीं रहता। तो उसको हम पूरा जो विस्तार से विवरण करके बताते हैं, तो वो विवरणात्मक पद्धति। वर्णात्मक कि कहीं पर भी किसी भी, जैसे कवि की कविता हो गई या साहित्य हो गई, तो उसको जब हम उसके अपनी शैली में या उन्होंने क्या वर्णन किया है, तो वो चीज़ हो जाता है वर्णात्मक। प्रयोगात्मक, इसका प्रयोग हम कहीं पर जैसे हम जाके कर रहे हैं स्वयं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें वैज्ञानिक पद्धति का जब प्रयोग करते हैं या प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अधिकतर हमारे जैसे कि आ सकते हैं कि वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतर ये वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे हिंदी साहित्य में देखते थे ऐतिहासिक, वर्णात्मक, विवरणात्मक या सर्वेक्षण पद्धति भी एक आ जाएगा, कि अगर हम कोई साहित्यकार कहीं जीवित हैं या उनके आसपास के माहौल से चर्चित हो, किसी क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में लिखे हैं। जैसे कि आप देख लोगे कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो सतपुड़ा के जंगल की कविता लिखी है, तो आप स्वयं भी अगर जाके वहाँ पर देखोगे तो वो किस प्रकार से विशाल जंगल की अद्भुत, उन्होंने अपने कविता में किस प्रकार से कविताओं के माध्यम से उसके पूरे सौंदर्य को, वहाँ का जो वर्णन
बताया है उस जंगल की, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वो सर्वेक्षण पद्धति में आ जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं और फिर क्या लिख रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, और उनकी कविताओं के माध्यम से। तो ये सब हमारे जो हम स्वयं जाके सर्वेक्षण करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज़ क्या नया मिल रहा है। हो सकता है कि उनकी कविताओं में वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दी, तो ये सारे हमें सर्वेक्षण पद्धति में आ जाएगी। तो हो सकता है हम उसको और भी अच्छे से लिख लें। तो ये विभिन्न प्रकार की पद्धतिगत में हम 5-6 प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करके हम अपना शोध का कार्य करते हैं, जो कि हमारे समाज के आसपास घटित जो चीज़ें रहती हैं उसका हम अध्ययन इस प्रकार से करते हैं। फिर साहित्यिक शोध प्रकार की विधि किस प्रकार से साहित्यिक संबंध में सत्यता को निर्धारित करती है, अर्थात सत्यता के क्षेत्र में हमें नवीन विषयों की भावनाओं को अनेक दिशा में विकसित करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मतलब शोध हुए हैं जिन पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हिंदी में अनेक विषयों को शोध के लिए यहाँ पर हो चुके हैं जिस पर शोध। तो जैसे कि हम देख लेते हैं किसी हिंदी कहानी, साठोत्तरी हिंदी कहानी, तो मतलब साठोत्तरी मतलब कि 1960 के दशक में उसके बाद जो भी कहानियाँ उनकी शैली है उसकी रस शैली किस प्रकार से थी, तो इस पर अध्ययन किए गए हैं। फिर सूर की भाषा, तो या कबीर की भाषा को ले लो, जो प्रमुख जैसे तुलसीदास की भाषा किस प्रकार की थी, जैसे कबीर के पंचमेल खिचड़ी 5 भाषाओं का किस प्रकार से मिश्रण। तो इस पर बहुत सारे ऐसे शोध कार्य हुए हैं, तो जिनकी किंवदंतियाँ बहुत जो जनश्रुतियों के माध्यम से हमें उनसे क्या बोलते हैं उनसे संबंधित हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो जन लोगों में जैसा जैसा सुना है उसकी व्याख्या को हम सुनकर हम अपने शोध का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम सामग्री संकलन का अपना कार्य करते हैं। फिर एक समाजशास्त्री अध्ययन देख लेते हैं। तो समाजशास्त्री अध्ययन में आ जाता है कि हिंदी उपन्यासों में समाजशास्त्री अध्ययन कि जो समाज को लेकर किस प्रकार से लिखे, जैसे कि फणेश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल ही आप ले लो, तो वो समाज से और वहाँ किस प्रकार से वहाँ सामाजिक अंचल की एक लिखी हुई क्या बोलते हैं उपन्यास है, तो वह हो जाती है समाजशास्त्री अध्ययन। वो स्वयं जाके किस प्रकार से गाँव और समाज को क्या रूप देना चाहते थे, उनके उपन्यासों में हमें क्या दिखती है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस प्रकार से वह एक आंचलिक उपन्यास है, तो अंचल से संबंधित वो समाज से संबंधित ही कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देने का काम करती है। तो ये सब हमारे हिंदी उपन्यासों में इस प्रकार से हम समाजशास्त्री अध्ययन भी हम कर सकते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक अध्ययन आता है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकता में किस प्रकार से प्रकाश आप डाल सकते हो। तो मनोवैज्ञानिक भी बहुत सारे, जैसे मैं बताई थी पिछली कक्षा में कि जो हमारे प्रयोगवादी कवि में जैसे अज्ञे हो गए, जैनेन्द्र हो गए और ईराचंद जोशी हो गए, ये सब मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अध्ययन के तहत वो अपनी कविताएं लिखते चले गए। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है कि वो लोगों के मन और उनकी कुंठा या त्रास जो अंदर से वो कुंठित हो रहे हैं उनको वो किस प्रकार से समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि उनके मन के अंदर उनके भीतर क्या क्या विमर्श चल रहा है या किस संघर्ष चल रहा है उसको वो बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। तो ये विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ हैं जिस पर बहुत सारी शोध ग्रंथ हो भी चुके हैं या शोध हो चुके हैं। फिर आगे आपको अब देखना है कि क्या नया आप दे सकते हो समाज को। इस प्रकार से इन पद्धतियों का प्रयोग करके आप समाजशास्त्री अध्ययन आप कर सकते हैं। तो शोध कार्य करने से पूर्व शोधार्थी को प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है और व्याख्या शोधार्थी की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति पर आधारित होती है और तथ्यात्मक सामग्री से युक्त होती है और एक आंशिक प्रक्रिया होती है जिसके क्रम से वह संकलित करके उसका प्रयोग वह करता है। तो शोधार्थी को पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पर भी विचार कर व्याख्या करनी चाहिए और दोनों पक्षों के साक्ष्य और प्रमाण को एकत्रित करके एक सुनिश्चित व्याख्या की जाती है। तो ये जो 3 पद्धति, ये जो 3 नियम हैं, इनके तहत हम अपना समाजशास्त्री अध्ययन और शोध का कार्य हम आज करते हैं। जैसे कि फिर ये हमारी पद्धतियाँ कंप्लीट होती है, नियम हम देख लिए कि किस प्रकार से समाजशास्त्री अनुसंधान हम करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि कला अनुसंधान क्या होता है, कि कला क्या होता है। एक साहित्यिक अनुसंधान में हम
कला से संबंधित अनुसंधान के अंतर्गत भी हम साहित्यिक अनुसंधान भी समाहित होता है। तो कला अनुसंधान नाम दिया गया है, तो उसके भी दो पक्ष हैं, जैसे कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक कला अनुसंधान है। तो कला अनुसंधान हम देख सकते हैं कि सैद्धांतिक कला अनुसंधान ही शास्त्रपरक साहित्यिक अन्वेषण होती है। जैसे कला के सिद्धांत से हम इतिहास हो गया, उसके तुलनात्मक स्वरूप तथा नवीन सिद्धांतों की हम स्थापना इसमें इसको स्थान मिलता है। तो इस प्रकार से साहित्यिक शास्त्र में हम देखते हैं कि इतिहास संबंधी अनुसंधान सिद्धांतों में एक तुलनात्मक अनुसंधान हो गया, नवीन सिद्धांत हो गए, उसका मूलतः हम अनुसंधान के अस्तित्व में लाने का प्रयास हम करते हैं। तो व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि शैली विज्ञान आ गई, संगीत आ गया, छंद आ गया, अलंकार आ गए, ध्वनि आ गए और बिंब प्रतीक आ गए, काव्य रूप आदि आते हैं। तो इन कृतियों से समाहित होकर एक साहित्य को हम साहित्य के विकास को हम किस प्रकार से संग्रहित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कला अनुसंधान के अंतर्गत आ जाती है। फिर जैसे लोक साहित्य आ गया कि लोक साहित्य भी कला का ही अंग है, होने के साथ साथ लोक वार्ता का भी वह अंग होता है। इसलिए हम उसमें भी देखते हैं संबंधित समाजशास्त्री या भाषा विज्ञान, संस्कृति, इतिहास आदि अनेक क्षेत्रों तक वह विस्तृत फैला हुआ है। इस अनुसंधान को भी एक बढ़ावा मिल रहा है कि लोक साहित्य और साहित्य दोनों के ही भाव, विचार और वस्तु, तथ्य, प्रकृति, इतिहास किस प्रकार से एक नवीन अनुसंधान के प्रयोगों ने उनको एक जनक के रूप में मान सकते हैं या उनको एक उत्पत्ति के रूप में हम मान सकते हैं। कि कविता के अंतर्गत भी हम अनेक विधाओं को देखते हैं कि उनकी कथा वस्तु हो गई, अनुसंधान का विषय किस प्रकार से एक जिसे स्वयं रचिता है, उसे शोध के महत्व क्या क्या है। तो इस हम देखते नए आज उसमें हमारे मतलब शोध के भी कार्यों में आज नए नवीन उपकरणों का प्रयोग हो रहा है और उसमें भी आज नवीन सिद्धांतों, तथ्यों को प्रयोग करके आज अनुसंधान का कार्य आगे बढ़ रहा और चल रहा है। इस प्रकार से कला अनुसंधान की भी महत्ता होती है। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि ये सब देखते हुए समाज और व्यक्ति दोनों की प्रवृत्ति समान होती है और एक निरंतर प्रवाह के रूप में वह चलते जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो साहित्य इतिहास से जो संकलित हमारी हमारी सामग्री जो संकलन है या समाज से हम क्या उन्हें दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे समाजशास्त्री अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं। तो निष्कर्ष से ये निकलता है कि जो हमारे तथ्य हैं, अन्वेषण है, आलोचना है, व्याख्या है या जो समग्र शोध हम करते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं, तो वह सब चीज़ों को देखकर आज हम किस प्रकार से व्यक्ति और समाज और इतिहास को हम किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ इतिहास में वह क्या रूप देती है, तो उसका तथ्य पूरा अंतर्गत हम यहाँ पर अनुसंधान हम करते हैं एक समाजशास्त्री अध्ययन में। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम नए टॉपिक पर विचार करेंगे। नमस्कार।